नमस्कार। RO-ARO 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसका आज दूसरा दिन है। 4 अक्टूबर दूसरा दिन, उसका टारगेट आप लोगों के सामने है। हालांकि टारगेट को मैंने आपको रात में ही दे दिया था, लेकिन उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले जो लोग अभी तक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ सकते हैं। अगर उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में जाकर सीधे आगे लगा के और हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट टाइप कर देना है। वहाँ पर भी आप चैनल मिल जाएगा और उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टारगेट की। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक जानकारी चाहते हैं कि कल जो हमने पहला टारगेट दिया था वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ क्या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि हमने पहले दिन कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा आपको ना दिया जाए। फ़िलहाल अगर आपको 75 से 80 दिनों में पूरे टारगेट को अच्छे से कवर करना है और बहुत सारे डायमेंशन को टच करना है तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं आज के दूसरे टारगेट पर। अपने पहला टारगेट जो कि पॉलिटी से है, राज्य व्यवस्था संविधान से है, उसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ये 3 पॉइंट आज के पॉलिटी के टारगेट्स में आपको दिए जा रहे हैं। संघ और राज्य क्षेत्र को अगर हम सीधा सीधा कहें तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो 4 अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। राज्यों का जो भारत को संघ कहा गया है राज्यों का, या जो राज्यों के नाम बदलने की शक्ति है, राज्यों के स्थान क्षेत्रफल में परिवर्तन की शक्ति है, वो किसको प्राप्त है, कैसे प्राप्त है, उससे संबंधित जो थोड़े बहुत छोटे छोटे नियम कानून हैं उसको आपको पढ़ लेने हैं। मुश्किल से अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है और सिंपल होने के साथ साथ इससे अनुच्छेद रिलेटेड, आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, उसके आगे आपको सिटीजनशिप नागरिकता पढ़नी है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया गया है भाग 2 में, आप सभी को पता है। इसमें भी नागरिकता वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, जैसे जो नागरिकता अर्जन के भारत में 5 तरीके हैं और नागरिकता त्यागने के 5 तरीके हैं, उनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में कौन से नागरिकता का प्रावधान, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई नागरिक आ रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। इसके अलावा आपको इन सबको पढ़ने के साथ साथ जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में आया था, उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनमें जो कुछ अपडेट हुए हैं उसको भी आपको पढ़ना है। ये आपको नागरिकता के चैप्टर में इतना पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के टारगेट का है, वो है मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इसमें, जिसमें जो सारे आर्टिकल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इसको पढ़िए इसको छोड़िए, और काफ़ी ईजी हैं। अगर आप ठीक से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से अचीवेबल हैं, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर हम शुरुआती बात करें तो अनुच्छेद 12 और 13 को, आर्टिकल 12 और 13 को छोड़ दें तो 14, 15, 16, 17 से लेकर लगातार 32 तक सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर इसमें आर्टिकल 23 और 24 में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें मानव दुर्व्यापार है और किसमें बालकों का जो कारखानों के नियोजन पर प्रतिबंध है। तो इन सब में आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आर्टिकल 19 है जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं ये आपको पढ़ना है। आर्टिकल 21 काफ़ी चर्चा में रहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कौन कौन से अधिकार इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कुछ दिन पहले निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत माना गया था कि वो एक मूल अधिकार है। तो इन सबको आपको, आत्महत्या का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसी में क्या कहते हैं, मंडल आयोग वगैरह है जो ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी बात की गई थी। तो ये सारे आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद आपको आर्टिकल 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसमें 5 प्रकार की जो रिट है दायर की जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण,
ये सब रेटें आपको पढ़नी है, कौन सी कब लागू की जाती हैं इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ पॉलिटी में एक टॉपिक और मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ। ये संघ और राज्य क्षेत्र में एक टॉपिक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसके अंतर्गत जो राज्यों का गठन हुआ था। जैसे 1953 में पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश था, उसके बाद से बहुत से राज्यों का गठन हुआ। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 1963 में जैसे नागालैंड बना, 1987 में गोवा बना, 1975 क्षेत्र में आपका सिक्किम आया था। उसके बाद 2000 में 3 राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2014 में तेलंगाना बना। तो ये सब जो डेट है और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इनका हुआ है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटी को आपको पढ़ना है। सोर्स वही पुरानी वाली, बार बार सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास परीक्षावाणी है या लक्ष्मीकांत है या लूसेंट है, तीनों में दिया गया है, लेकिन परीक्षावाणी या लक्ष्मीकांत को अगर आप प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहीं पर आपको चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े ऐसा पढ़ लें। चूँकि मेंस में भी जीएस डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके साथ साथ पीसीएस का भी आने वाला एग्ज़ाम है, तो एक साथ आपको 3 एग्ज़ाम को साधना है। तो कुछ ऐसी तैयारी कीजिए, इस तरीके की तैयारी कीजिए, ओके। तो उसके लिए अच्छे से अच्छे सोर्स को पढ़िए, भले से थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन वो आपके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टारगेट की, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में। आज का जो टॉपिक है मैंने जानबूझ के थोड़ा छोटा किया है, क्योंकि जो पॉलिटी का टॉपिक था वो थोड़ा सा लार्ज था, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स थे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसी वजह से आपको मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ गुलाम वंश पढ़ना है, और गुलाम वंश बहुत ही ईजी है। गुलाम वंश में आपके जो 3 प्रमुख शासक हैं, बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके जो प्रमुख कार्य हैं इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। खासकर बलबन और इल्तुतमिश, इनके जो 4-5 महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको आपको पढ़ना है, और साथ में नोट्स बनाते भी चलना है, ठीक है। टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, फालतू चीज़ों को इग्नोर करिए। निश्चित रूप से ये नोट्स आपके आने वाले जो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले यही काम देंगी, किताबों का तब काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है, गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके कार्य हैं, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो टारगेट है वो है पर्यायवाची शब्द। आज आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने, वो भी मात्र 10। देखिए, पर्यायवाची शब्दों को कम देने का कारण क्या है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द थोड़ा सा कठिन माने जाते हैं, और विलोम की तरह नहीं है कि जैसे रात का विलोम दिन होगा। अगर ऐसा होता तो कई सारे देते, लेकिन पर्यायवाची जैसे कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो उनमें से कम आपको 10 पर्यायवाची तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 10-12 पर्यायवाची। तो उसको लिखना है, पढ़ना है, तो उसमें लगेगा टाइम, तो 10 पर्यायवाची पर्याप्त है, ओके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कल आपको पहले दिन का टारगेट दिया गया था, उसको पहले आपको रिवाइज करना है, और ये गलती लोग अक्सर कर देते हैं, यहीं पर हो जाते हैं फेल। ये वाला जो चौथा पॉइंट है, जो पूरा करता है वही बाकियों से आगे जाता है, यहीं पर अंतर पैदा होता है। बाकी ये ऊपर के दिए 3 पॉइंट तो सब पूरा करेंगे, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट पूरा करेगा, रेगुलर रूप से पूरा करेगा, वही, और जो इतनी भीड़ है उसमें आगे जाएगा, और वही सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करता है। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि आपको रिवाइज ज़रूर करना है। बिना मन के रिवाइज करिए, मन ना लगे आपको 1-2 बार वैसे ही रट्टा मार लेना है। ज़रूर देख लेना है, सरसरी निगाह से देखिए, तेज़ी से देखिए, चाहे जैसे देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर और रिवाइज ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी संपर्क कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं कल कुछ और नए टारगेट्स के साथ, तब तक आप इसको पूरा करिए। नमस्कार।